अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाब दे कौन और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खानज़ई। एक बार फिर आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है, आज का प्रोग्राम भी दो मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। आज हम दो मौज़ूआत पर बहस करेंगे और उसका जवाब तलब करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारा पहला मौजू होगा हैदराबाद शहर की एक बहुत बड़ी आलमी शोहरत याफ्ता मजहबी शख्सियत जनाब मुफ्ती अहमद मियाँ बरकाती साहब, जो कि शेखुल हदीस हैं और मुफ्ती आज़म सिंध बलोचिस्तान हैं, वो गुज़िश्ता 2 माह से मॉरिशस में फंसे हुए हैं और अब तक हुकूमत की जानिब से उनको वापस लाने की कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई है। उनके बेटे मेरे साथ राब्ते में हैं और उनके साथ बात हो रही है। हालांकि ये भी बताया गया है कि उनकी तबीयत इंतहाई नासाज है, उसके बावजूद भी उनको लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अब तक कोई कार्रवाई या कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई, बल्कि उनको सिर्फ इंतज़ार करो कि जो है वो लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। हमारा आज का दूसरा मसला एक बहुत अहम हैदराबाद शहर का इलाका, जो कि गुज़िश्ता अरसा दराज से नज़रअंदाज है, तबाहाल है और वहाँ के अवाम और वहाँ के इलाका मकीन कचरे, कूड़े करकट, गंदगी, सीवरेज के पानी, गटर के गंदे पानी के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जी नाज़रीन, मेरी मुराद हैदराबाद शहर का गुंजानाबाद इलाका लियाकत कॉलोनी से है। इससे कबल भी हैदराबाद न्यूज़ इस हवाले से कई बार ईवान बाला तक लियाकत कॉलोनी की आवाम की आवाज़ पहुँचा चुका है, लेकिन अब तक उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन हमारा काम है कि हम हैदराबाद शहर के आवाम के तर्जुमान हैं, तो हम उनके मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें और उन पर जो है वो ईवान बाला तक उनकी आवाज़ पहुँचाएँ। तो इस प्रोग्राम में भी हमने उस टॉपिक को जो है वो ज़ेर बहस आज लेकर आए हैं और हम आपको लियाकत कॉलोनी की सूरत हाल भी बताएंगे और लियाकत कॉलोनी के आवाम की जो शिकायत है वो भी आप तक पहुंचाएंगे और उस पर जवाब भी तलब करेंगे मुतालिका इदारों से और उसके ज़िम्मेदारों से। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि पहले हिस्से से प्रोग्राम के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ मुफ्ती मोहम्मद अहमद मियाँ बरकाती, जो कि आगा जान के नाम से मशहूर हैं। हैदराबाद शहर से उनका ताल्लुक़ है और कोई 60 से ज़ायद मुफ्ती अब तक जो है वो उनके ज़ेर सरपरस्ती उनसे तालीम हासिल करके मुफ्ती बने हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी आलमी रूहानी शख्सियत हैं। पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम माना जाता है। इतनी बड़ी शख्सियत जो कि शेखुल हदीस भी हैं, मुफ्ती आज़म सिंध और बलोचिस्तान भी हैं, हुकूमती एहलकार भी हैं। उसके बावजूद भी हुकूमत ने उनके ऊपर से आँखें बंद की हुई हैं और उनको वापस लाने की कोई हिकमत अमली नहीं की जा रही। हालाँकि ना सिर्फ वो एक बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है और वो इस वक्त मॉरिशस में काफ़ी उनकी कंडीशन ख़राब है और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है। उसके बावजूद भी हुकूमत की जानिब से अब तक उनको वापस लाने की कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई। हम आपको लेके चलते हैं, उनकी फैमिली की सूरत हाल बताते हैं, उनका जो ख़ानदान है, उनके बेटे और उनके जो अहल खाना हैं, उनकी क्या सूरत हाल है, उनके क्या जज्बात हैं। आइए ये पैकेज देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। जैसा कि लॉकडाउन का मसला मुल्क भर में फैला हुआ है और फ़ज़ाई हुदूद इस वक्त कुछ ममालिक में चल रही हैं, मैं इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान, जिनमें जनाब आरिफ अलवी साहब और जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब, चीफ़ जस्टिस साहब और जो हमारे मुल्क के ओहदों पर, आला ओहदों पर फाइज़ हैं, फ़ज़ाई ऑपरेशनल डायरेक्टर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि सरमाया अहले सुन्नत आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम अबू हम्माद मुफ्ती अहमद मियाँ बरकाती साहब, जो कि एक जय्यद आलिम दीन भी हैं, और उनके साहिबजादे अल्लामा जवाद रज़ा बरकाती अश-शामी साहब गुज़िश्ता 70 दिनों से मॉरिशस में मौजूद हैं और उनकी वापसी का कोई इम्कान अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा। और उस वक्त वहाँ पर काफ़ी सूरत हाल जो है बेहतर भी है। मैं मुतालबा करता हूँ तमाम लोगों से, जो हमारे मुताल्लिक़ अफराद हैं मुल्क के, उनकी वापसी का कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि जल्द अज़ जल्द वो अपने वतन पाकिस्तान में तशरीफ़ ले आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे वालिद गिरामी ताजुल फ़ुक़हा मुफ्ती अहमद मियाँ बरकाती साहब और मेरे छोटे भाई अल्लामा जवाद रज़ा बरकाती शामी साहब 17 मार्च को मॉरिशस गए थे और उसके एक हफ़्ते के बाद आलमी लॉकडाउन कोरोना वबा की वजह से लग गया, जिसकी वजह से वो वहाँ पर मौजूद हैं और अभी तक उनकी वापसी का कोई सिलसिला नहीं बना है। हमारी वालदा का विसाल दिसंबर में हुआ। वालदा के विसाल के बाद ये पहली ईद हमारी गुज़री जिसमें हमारे वालिद साहब भी हमसे दूर। हम अपने वालिदैन के लिए हमने बहुत अपनी वालिदैन की कमी महसूस की। वालदा तो ज़ाहिर है हमारी अब आ नहीं सकती, लेकिन वालिद साहब हमारे दूर हैं। तो जो भी मुताल्लिक़ा इदारे हैं
उनकी खिदमत में अर्ज़ पेश करते हैं। इससे पहले हम एप्लीकेशंस भी भेज चुके हैं जो वज़ीर ख़ारजा महमूद कुरैशी साहब के पास भी मौजूद है, चीफ़ जस्टिस साहब के पास भी मौजूद है। इसके अलावा और जितने भी मुतल्लिक़ा इदारे हैं जिसका हमें पता है हमने सब उनको एप्लीकेशंस भेजी हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम उनसे दोबारा हैदराबाद न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से हम ये अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी उनकी वापसी के लिए इक़दाम किए जाएं। और वहाँ पे इनके अलावा भी तकरीबन 80 के करीब पाकिस्तानी मौजूद हैं जो सब के सब 3 महीने हो गए जो सब वहाँ पर फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, और सब परेशान हैं, अपने घर वालों से दूर हैं, अपने ख़ानदान से दूर हैं। तो हमारा मुतल्लिक़ा इदारों से ये पुरज़ोर अपील है कि उनकी वापसी के लिए इक़दाम किए जाएँ और उनको दोबारा हमसे जल्द ही वापस मिला दिया जाए। बहुत शुक्रिया। मेरे दादा और मेरे चचा मॉरिशस में फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट से मैं ये कहता हूँ कि उनको जल्द वापस ले आऊँ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। जी नाज़रीन, आपने देखा किस तरह के उनके साहिबजादे और उनके अहल खाना किस कदर परेशान हैं, किस कदर उनके जो है जज्बात आपने सुने कि किस कदर वो इस सूरत हाल से जो है वो निबर्द आज़मा हैं कि उनके जो एक भाई हैं मुफ्ती अहमद बरकाती साहब के जो साहिबजादे हैं जवाद अहमद बरकाती, और वो ख़ुद मुफ्ती साहब जो कि इंतहाई तबीयत उनकी नासाज है और वो उम्र रसीदा हैं और बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, और किस तरह उनके अहल खाने परेशान हैं। रमज़ान उनके बगैर गुजरे, उन्होंने ईद भी उनके बगैर बनाई। जवाद अहमद बरकाती जो उनके साहिबजादे उनके हमरा मॉरिशस में मौजूद है, उनका एक 1.5 साल का छोटा सा बेटा है, वो इस ईद पर अपने बाप को तलाश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से न जाने क्यों इन शख्सियात को, इन अफराद को वापस लाने की हिम्मत अमली नहीं की गई। मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से लोगों को लाया जा चुका है, अब तक लाखों की तादाद में पाकिस्तानी वापस आ चुके हैं मुख्तलिफ ममालिक से, लेकिन क्या वजह है कि मॉरिशस में बैठे एक हैदराबाद शहर की एक बुज़ुर्ग शख्सियत, एक अहम शख्सियत जो कि एक आम इंसान नहीं है, एक आलिम दीन है, रूहानी शख्सियत हैं, मुफ्ती हैं, स्कॉलर हैं, उनको क्यों वापस नहीं लाया जा रहा? इस पर जो है वो हम मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब पहुंचेगी अवाम की आवाज ईवानों से लेकर पूरी दुनिया तक। अब अवाम बोलेगी हैदराबाद न्यूज के साथ। हैदराबाद शहर का अपना वेब न्यूज चैनल। रहिए सिंध भर की और खुसूसन हैदराबाद शहर की मुस्तनद खबरों से बाखबर। हम करेंगे हैदराबाद शहर के मसाइल को उजागर। हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को हैदराबाद की एक बेहतर तस्वीर, खबरें, तबसरे, प्रोग्राम्स और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं। तो अभी फेसबुक पर जाइए और हमारा पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हैदराबाद न्यूज, अवाम का तर्जुमान। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ जवाब दे कौन प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपको जैसा कि मालूम है कि हैदराबाद न्यूज़ आपके लिए मुख्तलिफ कोशिशें करता रहता है और आपको नई नई चीज़ें दिखाने की कोशिश करता है, और हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि हम हैदराबाद के आवाम की तर्जुमानी करें, और कोशिश हमारी ये होती है कि हम आपके मसाइल को, आपकी आवाज़ को ईवान बाला तक पहुँचाएँ। जो नाज़रीन हमें देखते हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारा यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और फेसबुक पेज जिन्होंने लाइक नहीं किया उसे प्लीज़ लाइक कर लें, और कमेंट्स जो है आपके बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आप हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया करें। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लगते हैं, इस जवाब दे कौन प्रोग्राम के हवाले से भी और दीगर जो हैदराबाद न्यूज़ में नशरियात नशर की जाती हैं उसके हवाले से भी आप हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताया करें। जैसा कि ब्रेक से कबल बात हो रही थी, मुफ्ती अहमद मियाँ बरकाती साहब जो कि आगा जान के नाम से मशहूर हैं, आलमी रूहानी शख्सियत हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, मुफ्ती हैं, शेखुल हदीस हैं, शेख मुफ्ती आज़म सिंध बलोचिस्तान हैं। वो मॉरिशस में 2 माह से फंसे हुए हैं। उनके साहिबजादे जनाब जवाद अहमद बरकाती साहब मेरे साथ इस वक्त मॉरिशस से लाइव मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे सारी सूरत हाल जानते हैं कि कितने दिन से वहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ क्या क्या सूरत हाल पेश आई और उनको अब तक लाने की कोशिश क्यों नहीं की गई, उन्होंने किस किस से रब्ता किया और उनको क्या जवाब मिला है। जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम करते हैं आपको जवाब बरकाती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जवाब दे कौन को वक्त देने के लिए। आप कब मॉरिशस गए थे, कितना अर्सा आपको वहाँ हो गया है, कितने अरसे से आप वहाँ मौजूद हैं और आपके साथ क्या सूरत हाल पेश आई, आपने किस किस से रब्ता करा, आपको क्यों वापस नहीं लाया जा रहा, ये सारी सूरत हाल तफसील से बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मेरा नाम मोहम्मद जवाद बरकाती है और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से ही से है, और मैं अपने वालिद गिरामी हुज़ूर क़िबला मुफ्ती आज़म सिंध बलोचिस्तान मुफ्ती अहमद मियाँ बरकाती साहब के हमरा
यहाँ मॉरिशस ईस्ट अफ्रीका में मार्च के महीने में 18 मार्च को मैं यहाँ पर एमिरेट्स की फ़्लाइट से वीज़े पर यहाँ पर हाज़िर हुआ था कुछ दीनी प्रोग्राम्स के हवाले से। और 18 मार्च को आने के बाद यहाँ पर अगले रोज़ ही लॉकडाउन हो गया कोरोना वायरस की वजह से, और जो हमारी फ़्लाइट थी वापसी के लिए वो भी कैंसिल हो गई। फिर हमने एक और फ़्लाइट भी ली 24 मार्च की, उसके बाद फिर हमें 26 मार्च की भी हमने एक फ़्लाइट पकड़ी, लेकिन वो भी जो है फ़्लाइट कैंसिल हो गई यहाँ पर। तो अब तक मुझे यहाँ पर मॉरिशस में तकरीबन 73 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं, और इस दौरान मैंने अपने तमाम सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए एप्लीकेशन मूव की, जो यहाँ पर एम्बेसी है पाकिस्तान की मॉरिशस में हाई कमीशन में, वहाँ पर मैंने एम्बेसी में एक एप्लीकेशन मूव की बजरिया ईमेल। उसके बाद फिर हम उनसे रब्ते में भी रहे मुसलसल, वो हमें बार बार यही जवाब देते रहे कि आप थोड़ा वेट करें। फिर भी मैं तकरीबन 1 से 10 दिन, 1 हफ़्ता 10 दिन हमने वेट किया, लेकिन फिर दोबारा वही सूरत हाल हमें नज़र आई, और इस दौरान जो है पूरी दुनिया में लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान में भी लॉकडाउन हो गया और बैनुल अक़वामी परवाज़ें भी मनसूख कर दी गई। तो फिर हमने इस्लामाबाद भी ईमेल हमने यहाँ से सेंड की, एप्लीकेशन हमने रवाना की यहाँ से, और इसके अलावा भी हमने अपने मतलब ज़ाती तौर पर भी मैंने यहाँ से बहुत सारे ज़िम्मेदारान को व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेजेस रवाना किए, सोशल मीडिया के ज़रिए मैंने मैसेज रवाना किए, और बहुत सारी तंजीमात के ज़रिए जो है वो अखबारात में ख़बरें भी लगीं, और हैदराबाद न्यूज़ की तरफ से भी भरपूर हमारी तरफ से मतलब इमदाद की गई इस हवाले से, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं की गई। मॉरिशस ईस्ट अफ्रीका में इस वक्त मुझ समीद 15 अफराद यहाँ पर मुक़य्यद हो चुके हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। हालांकि मॉरिशस के अंदर अब कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर अब कोरोना वायरस बाकी नहीं रहा। अभी बिफोर 2 डेज़ यहाँ पर जो है 2 केस आए हैं, वो भी जो है किसी दीगर कंट्री से जो लोग यहाँ पर आए हैं। अच्छा, मॉरिशस में जो विजिटर्स जो मौजूद थे, पाकिस्तान के अलावा जितनी भी कंट्रीज़ के यहाँ पर लोग थे, फ्रांस के थे, इंडिया के थे, मलेशिया के थे, इटली के थे, यूके के थे, उन सब लोगों को उनकी प्राइवेट फ़्लाइट्स आकर यहाँ से सेफली तौर पर अपने अपने मुल्क में ले गईं। और हम यहाँ पर बेहद कोशिशों के बावजूद, हम जब भी रब्ता करते हैं अपने एम्बेसी के अंदर, डिप्टी हाई कमीशन से हमारा रब्ता रहता है, या उनके जो एक नीचे के साथी हैं उनसे हमारा रब्ता रहता है, वो हमें यही कहते हैं आप इंतज़ार कीजिए। हम उनसे रिक्वेस्ट करते रहे, भाई हमें आप बता दें हम कितना इंतज़ार करें, हम इंतज़ार कर करके थक चुके हैं। मेरे वालिद गिरामी क़िबला मुफ्ती अहमद या बरकाती साहब की तबीयत भी बड़ी नासाज चल रही है, और वो पिछले महीने यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 रोज़ हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे। उस हवाले से भी एम्बेसी ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया, सिर्फ इतना ही कि आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, एक रस्मी अलेक सलेक होती रही। हालांकि एम्बेसी तो जो है अब हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी है, यकीनन उसकी ज़िम्मेदारी बनती है अपने शहरियों का ख्याल रखना। अच्छा, अब हमारी जो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसके तहत यहाँ पर 4 ममालिक आते हैं। एक तो मॉरिशस है, एक मुल्क का नाम मडगास्कर है, एक मुल्क का नाम सेचल है, और एक मुल्क का नाम है मोरको। ये चारों कंट्रीज़ इस एक एम्बेसी के तहत काम करती हैं। और अभी रिसेंटली मैं आपसे बात करूं, बिफोर 15 डेज़ हमें पता चला कि साउथ अफ्रीका से एक चार्टर्ड तैयारा जो है वो जा रहा है। साउथ अफ्रीका से निकलेगा, पहले वो मलावी जाएगा, जो अफ्रीकी मुल्क है, मलावी से मडगास्कर जाएगा। अच्छा, मैं अपनी तमाम एप्लीकेशंस में ये बात मेंशन करता रहा कि खुदारा मॉरिशस में जो 15 पाकिस्तानी हैं वो, और मडगास्कर में जो पहले 37 पाकिस्तानी स्टक थे, इन दोनों को मिला के आप कोई PIA की फ़्लाइट यहाँ पे रवाना कर दीजिए, और ताकि हम लोग यहाँ से सेफली तौर पर पाकिस्तान पहुँच सकें। लेकिन अब सूरत हाल ये हुई कि मडगास्कर में जो लोग मौजूद हैं पाकिस्तानी, वो तो अब चार्टर्ड तैयारी के साथ जा रहे हैं यहाँ से। अब मॉरिशस में जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं उनकी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने अपने सेल्फ तौर पर साउथ अफ्रीका में मौजूद चार्टर्ड तैयारे के जो ऑनर हैं, हमने उनसे रब्ता किया। उनका नाम महमूद है, और वो पहले मलावी जाएंगे, 31 मई को फ़्लाइट है ये, और मलावी जाएंगे, वहाँ से फिर वो जो है जनाब मडगास्कर जाएंगे, मडगास्कर से फिर पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान से फिर ढाका जाएंगे, फिर ढाका से वापस जो है वो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वापस पहुँचेंगे। हमने बड़ी कोशिश की कि हमें ये फ़्लाइट मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान एम्बेसी के तहत दोनों ममालिक हैं, मडगास्कर भी है और मॉरिशस भी है। अगर एम्बेसी वाले साहिबान चाहें तो यकीनन ये मामला वो हल कर सकते थे। अब मडगास्कर से 55 लोग तो जा रहे हैं, लेकिन अब मडगास्कर के करीब जो मॉरिशस जो मुल्क है, यहाँ पर 15 पाकिस्तानी है। क्या हम लोग पाकिस्तानी नहीं है? क्या हुकूमत वक्त ये बात
नहीं पहचान पा रही कि हम लोग भी यहाँ पर परेशानी के आलम में हैं, हम लोग भी यहाँ पर विजिट पर आए हैं और वालिद गिरामी बुजुर्ग हैं और मेरे अलावा एक और बुजुर्ग भी हैं, हाजी गुलाम रसूल उनका नाम है, वो भी बुजुर्ग आदमी हैं। और इसके अलावा तकरीबन हम 6 पाकिस्तानी तो आपस में कॉन्टेक्ट में हैं और अभी हम लास्ट वीक हम 6 पाकिस्तानी मिलकर पाकिस्तान एम्बेसी जो यहाँ पर मौजूद है मॉरिशस में, वहाँ पर हम लोग गए। हमने दोबारा उनसे रिपीटली दरख्वास्त की, एम्बेसडर साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, वो गालिबन किसी मीटिंग वगैरह में मसरूफ़ है। डिप्टी हाई कमीशन से हमने टॉकिंग की, उनसे हमने दरख्वास्त की भाई खुदा के लिए खुदारा हमारी मदद करो, हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, अहले खाना भी परेशान है, हम लोगों को यहाँ पे 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और आप हमारी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। आगे से हमें जवाब यही दिया जाता है कि हम तो आपकी बात सुन रहे हैं लेकिन पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आ रहा। इसके अलावा हमने अपने ज़ाती तौर पर सेल्फ तौर पर सोर्स इस्तेमाल करते हुए हमने डायरेक्टली हम वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से भी अपील कर चुके हैं। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं पाकिस्तान में हामिद सईद कादमी साहब, उनकी विसादत से हम बात कर चुके हैं कि खुदारा यहाँ वालों के लिए कोई मामले का हल कीजिए, लेकिन वो भी हमें यही जवाब देते हैं बस इंतज़ार कीजिए। तो जनाब हमें कोई ये बता दें कितना इंतज़ार कर रहे हैं, आखिर हमें समझ नहीं आ रहा। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ईमेल पे भी दरख्वास्त सेंड कर चुका हूँ, सदर पाकिस्तान की ईमेल आईडी पे दरख्वास्त सेंड कर चुका हूँ, वफाकी वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की आईडी पर भी हम ईमेल पर भी दरख्वास्त सेंड कर चुके हैं, जुल्फ़ी बुखारी साहब को भी हम सेंड कर चुके हैं, मोहिद यूसुफ साहब को भी हम सेंड कर चुके हैं। हम सारे चैनल इस्तेमाल कर चुके हैं। अब ये सहाफ़त के हवाले से ये चैनल बाकी रह गया, इस पर भी हम गुजारिश बार बार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मॉरिशस में जो फंसे हुए पाकिस्तानी हैं, पता नहीं वो उनको पाकिस्तानी समझा जा रहा है या नहीं समझा जा रहा, हमें भूल गए बिल्कुल। हमसे सिर्फ एम्बेसी वाले राब्ता करते हैं तो यही जवाब देते हैं कि भाई इंतज़ार करें। तो खुदारा हमें को ये बता दे उज़ैर भाई कि हम लोग कितना इंतज़ार करें। अब आपने माशाल्लाह बड़ा ताउन फरमाया, मुझे उम्मीद है कि आपके इस चैनल के तवज्जुह से शायद हमारी बात आगे पहुंच जाए। आपने बड़ी मोहब्बत फरमाई, बड़ी शफ़क़त फरमाई, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हैदराबाद न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पहले भी हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा लगता है कि रास्ते में बहुत सारी रुकावटें मौजूद हैं कि हमारी आवाज़ आगे तक नहीं जा पा रही। मैं आपने आज याद किया, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं दोबारा आपके रिसालत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से अपील करता हूँ, वफाकी वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से अपील करता हूँ और मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब से अपील करता हूँ और जितने भी जिम्मेदारान हैं हुकूमत पाकिस्तान के, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूँ, खुदारा हम लोग यहाँ पर बड़ी परेशानी के आलम में हैं। आप खुद सोचें कि इंसान कब तक किसी के साथ किसी के ऊपर बर्डन बन के रह सकता है। अरे मेज़बान है ना, कब तक ख्याल रखेंगे हमारा? मना तो नहीं कर रहे, मोहब्बत तो कर रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचें हम 2 महीने से अहले खाना परेशान है, मेरे पीछे बच्चे भी हैं, फिर हमारा एक इदारा है, पूरा इदारे के 50 लोगों की तनख्वाहों का मसला चल रहा है, पूरा स्टाफ वहाँ पर परेशान है और हुजूर क़िबला मुफ्ती साहब भी यहाँ पर हैं, उनकी तबीयत भी नासाज चल रही है। मैं उज़ैर भाई अल्फाज ख़त्म हो गए, हम तो पिछले 2 महीने से अपीलें कर करके अब थक चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला के आसरे पर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे उसका हुक्म होगा हमारी शायद कोई वापसी की राह बन जाए। अच्छा ठीक है। अच्छा आगा जान की तबीयत के बारे में मुझे बताएं, उनकी तबीयत इस वक्त कितनी नासाज है, कैसी तबीयत है और उनकी क्या कंडीशन है? लेकिन हुजूर क़िबला आगा जान ज़ाहिर बुज़ुर्ग भी हैं, उनकी उम्र भी तकरीबन 70 के करीब हो चुकी है और तबीयत तो उनकी नासाज चली रही है, लेकिन ज़ाहिर दीन के काम करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ ले आए। ज़ाहिर हमारा प्लान तो था 10 दिन का, हमें 10 दिन में वापस रिटर्न होना था, अब 10 दिन से बढ़कर 70 दिन से ज़्यादा हमें यहाँ पर हो चुके हैं। और फिर उनका जो है ऑपरेशन डॉक्टर ने बता दिया यहाँ पर लास्ट मंथ के अंदर हम बड़ी परेशानी में 5 से 6 दिन हॉस्पिटल में रहे, लेकिन फिर हमने ऑपरेशन नहीं कराया। देखें दियार गैर में आकर फिनेंशियली मसाइल भी हो जाते हैं और बहुत सारी मसाइल भी हो जाते हैं, घर वाले भी नहीं थे साथ में, कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। अल्लाह के ऊपर छोड़कर हमने सिर्फ वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाया। तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज थी, बहुत तकलीफ़ में रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका तबीयत बेहतर हो गई। लेकिन अभी भी तबीयत दोबारा उनकी नासाज ही चल रही है, मुसलसल दवाएं चल रही हैं। आज भी मैं आपको बताऊं, मैं आज भी अभी उनको डॉक्टर के पास से लेकर आ रहा हूं, डॉक्टर ने उनको दवाएं वगैरह दी हैं। ज़ाहिर आप खुद सोचें, इंसान की जब एज बढ़ती है, बुजुर्गी की तरफ इंसान जब बढ़ता है तो बहुत सारे मसाइल भी शिकार उसमें हो जाते हैं। दवाएँ मुसलसल चली रही हैं, उनकी दवाएँ तो वैसे ही लास्ट 10 ईयर से मुसलसल दवाएँ चली रही हैं। अब तबीयत के हवाले से मैं अब आपके सामने क्या अर्ज़ करूँ? ज़ाहिर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, घर वाले जानते हैं कि तबीयत बुजुर्गों के मामलात किस तरह के रहते हैं। बस मैं तो आप लोगों से ये अर्ज़ करूँगा, दुआ फरमाएं कि वो खैरियत से रहें और हमारी पाकिस्तान वापसी खैर व आफियत के साथ हो जाए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जवाद बरकाती साहब। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए और हम यही दुआ गो हैं कि मुफ्ती आगा जान और जवाद बरकाती और जो दीगर मुसलमान हमारे भाई वहाँ पे मौजूद हैं मॉरिशस में फंसे हुए हैं, ख़ास तौर पे मैं आगा जान के लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनको सेहतियाब अता फरमाए, उनका साया हम पर तादेर रखे। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह जो है वो एक बुज़ुर्ग शख्सियत को जो है वो एक बुज़ुर्ग हस्ती को जिसके कई पैरोकार हैं, कई मानने वाले हैं, उनके इज़्ज़त व एहतराम करने वाले हैं, कई उनके चाहने वाले हैं, उनके दिल कितने इस वक्त दुख में होंगे, कितने रंजीदा होंगे, और ख़ास तौर पर उनकी फैमिली के उन्होंने उनके बगैर ईद मनाई, उन्होंने अपने बच्चों ने अपने वालिदैन के बगैर ईद मनाई, पोता पोतियों ने अपने दादा के बगैर ईद मनाई, नवासा नवासी ने अपने नाना के बगैर ईद मनाई, और ईद जो है वो खुसूसी तौर पे जो है मुफ्ती आगा जान अपनी फैमिली के साथ जो मनाते थे, और जो एक पूरा सिस्टम होता है। ईद एक ऐसा त्यौहार है हम मुसलमानों के लिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है और एक दूसरे के साथ मिल बैठने का त्यौहार होता है, वो जो है वो बगैर अपनों के जो है वो मनाई जाए तो उसमें कैसा लगता है। मैं हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब से, चीफ जस्टिस साहब से, आर्मी चीफ साहब से, जैसा कि अभी बरकाती साहब ने भी जो है वो तमाम जो है पाकिस्तान के आला ओहदेदार हैं, ईवान बाला, हुकाम बाला और अरबाब इख्तियार के लोग हैं, उन सबसे उन्होंने मुतालबा किया। मैं भी उनके प्लेटफॉर्म से उनकी बिहाफ पर अपने इस प्लेटफॉर्म से मुतालबा करना चाहूँगा कि जनाब प्लीज़ खुदा के लिए आप इनके लिए कुछ कीजिए, आपको जो है वो इसमें अजर भी मिलेगा, क्योंकि ये एक आम इंसान नहीं है, ये एक रूहानी शख्सियत है, मजहबी शख्सियत है। अल्लाह आपको जो है इसका अजर देगा। आप फौरी तौर पर इनको वापसी लाने का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है, और ऐसी सूरत हाल में जो है जब तबीयत नासाज हो और बुजुर्गी का वक्त हो तो उसमें जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। नाज़रीन, अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह वापस आएंगे और बात करेंगे लियाकत कॉलोनी के आवाम के मसाइल पर, और लियाकत कॉलोनी के हवाले से जवाब भी तलब करेंगे। अब पहुंचेगी अवाम की आवाज ईवानों से लेकर पूरी दुनिया तक। अब अवाम बोलेगी हैदराबाद न्यूज के साथ हैदराबाद शहर का अपना वेब न्यूज चैनल। रहिए सिंध भर की और खुसूसन हैदराबाद शहर की मुस्तनद खबरों से बाखबर। हम करेंगे हैदराबाद शहर के मसाइल को उजागर। हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को हैदराबाद की एक बेहतर तस्वीर, खबरें, तबसरे, प्रोग्राम्स और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं। तो अभी फेसबुक पर जाइए और हमारा पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हैदराबाद न्यूज, अवाम का तर्जुमान। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ जवाब दे कौन प्रोग्राम में। ब्रेक से कबल हम मुफ्ती अहमद मियां बरकाती और आगा जान के हवाले से बात कर रहे थे, और उनकी जो सूरत हाल है वो मॉरिशस से फंसे हुए हैं, उस हवाले से तफसील से आपको सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। जिन नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम पसंद आया वो प्लीज़ अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर आगाह किया करें, और जो नाज़रीन हमें जो है वो पसंद करते हैं, जो देखते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी जो बात है वो पहुँच सके और जो है वो लोग उसको देख सकें। तो नाज़रीन, अब मैंने आपको जैसा जिक्र किया था प्रोग्राम के शुरू में कि आज का प्रोग्राम 2 टॉपिक्स पर मुश्तमिल है। पहले टॉपिक पर हमने बात कर ली, अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो कि है लियाकत कॉलोनी का मसला। लियाकत कॉलोनी का मसले पे अगर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा। लियाकत कॉलोनी एक ऐसा इलाका है हैदराबाद शहर का जो कि बहुत ही गुंजान आबाद है, और वहाँ पर एक बड़ी तादाद में आबादी मौजूद है, और ज़्यादातर लोग वहाँ पे उर्दू स्पीकिंग्स रहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, लियाकत कॉलोनी से बहुत सारे छोटे कारखाने, छोटी फैक्ट्रियाँ भी मुंसलिक हैं, जहाँ से जो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, और पाकिस्तानी मईशत में जो है उसका एक किरदार है। लियाकत कॉलोनी का ना सिर्फ पाकिस्तानी मईशत में एक किरदार है, बल्कि ज़ाहिरी बात है वहाँ पर पाकिस्तानी आबाद हैं, और बहुत सारे रिहायशी पाकिस्तान के बहुत सारे शहरी, हैदराबाद के शहरी वहाँ पर रहते हैं। लेकिन अरसा दराज से लियाकत कॉलोनी की जो मेन सड़क है, जो मेन शाहरा है, वो ना सिर्फ लियाकत कॉलोनी में जाने के लिए बल्कि लियाकत कॉलोनी से गुजरकर कई अहम इलाकों में जाने के लिए जो है वो बहुत अहम शाहरा है। एक तो वो पहले ही तंग है, और उसके बावजूद उसके बाद उसके ऊपर टूट फूट सेवरेज का पानी और गंदगी जो है वो हमेशा वहाँ पर मौजूद रहती है। अगर पानी साफ़ हो जाता है तो कचरा मौजूद रहता है, कचरा साफ़ हो जाता है तो पानी खड़ा हो जाता है। लियाकत कॉलोनी की जो आवाम है, जो वहाँ के इलाका मकीन है, वो इस गंदगी में, इस कचरे के ढेर में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। जबकि जब शाम के रात में या रात के औकात में जब वहाँ से ट्रक्स का गुजर होता है तो वहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक जाम हो जाता है। अक्सर कई घंटे वो शाहरा ब्लॉक रहती है और वहाँ पर लोग अज़ियत का शिकार हो जाते हैं। और जब इस शदीद गर्मी के अंदर दोपहर के औकात में अगर वहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है तो उस गर्मी का असर जो है वो मुकामी जो सड़क
से मुंसलिक घर हैं वहाँ पर भी होता है और बहुत सारी मसाइल का शिकार है। एक अरसा दराज से वहाँ के लिए कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई, ना तो MQM पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ से 30 सालों से जीतती आ रही है, उसके बावजूद उनकी जानिब से कोई हिकमत अमली बनाई गई। पीपल्स पार्टी जो कि कई अरसे से इक़्तिदार में है, उनकी जानिब से कोई हिकमत अमली बनाई गई। मतलब हमेशा से देखा गया है कि लियाकत कॉलोनी एक ऐसा इलाका है कि वो इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद कि वहाँ पर एक बड़ी तादाद में इंसान रहते हैं। इंसान, जैसे नाज़रीन मैं आपको बार बार कहता हूँ, वहाँ पे इंसान रहते हैं, जीते जागते इंसान, कोई रबड़ के पुतले नहीं रहते। जबकि ना सिर्फ रिहायशी इलाका होने के बावजूद वो एक सनती इलाका भी है। वहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे कारोबार, छोटी छोटी सनतें, छोटी छोटी फैक्ट्रीज, पावर लूम्स और दीगर कई कारोबार वहाँ से चलते हैं और बहुत सारी अशिया वहाँ पर बनती हैं। जबकि पाकिस्तान की एक मायानाज ऑयल कंपनी भी वहाँ पर मौजूद थी, जो अभी कुछ अर्सा कबल ही वहाँ से इन्हीं परेशानियों की वजह से शिफ्ट हुई है। वरना एक अरसा दराज से पाकिस्तान का एक मायानाइज कुकिंग ऑयल भी उसी लियाकत कॉलोनी में बनाया जाता था, जो कि पूरे पाकिस्तान में बड़ा मशहूर था और अपने नाम से वो जो है वो बड़ा फेमस था। लेकिन कुछ अर्सा कबल मजबूरन उस कंपनी के मालिकान ने, उस फैक्ट्री के मालिकान ने लियाकत कॉलोनी की सूरत हाल को देखते हुए आखिरकार परेशान हाल होकर वो कोठरी में शिफ्ट हो गए। नाज़रीन बहुत सारे ऐसे लोग हैं लियाकत कॉलोनी के जो इन्हीं मसाइल की वजह से दूसरे इलाकों में नकल मकानी कर गए हैं और अपने ज़ाती घरों को छोड़ के किराए पर रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पर सूरत हाल बड़ी गंभीर है। यहाँ पर ना सिर्फ बुनियादी सहूलतें ना होने के बराबर हैं, जबकि बिजली का निज़ाम भी धर्म भरम है। आए रोज़ वहाँ पर ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, आए रोज़ वहाँ पर दीगर मसले मसाइल हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम का मसला, कचरे के ढेर, सीवरेज का पानी। क्या पाकिस्तानी हुकूमत, सिंध हुकूमत, दीगर जमातें जो वहाँ पर सियासत कर रही हैं उनको ये सब नज़र नहीं आ रहा? वहाँ पर पीपल्स पार्टी के भी चेयरमैन मौजूद हैं, MQM के भी चेयरमैन मौजूद हैं। MQM पाकिस्तान 30 सालों से इस इलाके से जो है वोट लेके आई है। आखिरकार 29 सालों में उन्होंने उनके लिए क्या किया? और वहाँ के अवाम शदीद नाला नज़र आते हैं, खुसूसी तौर पर MQM पाकिस्तान से, कि 30 सालों से वो वहाँ से जीतती आ रही है, लेकिन अब तक वो ना तो खुद उसके लिए कुछ कर सके, ना ही हुकूमत से वहाँ पर जो है वो उसके लिए कोई पैकेज मंजूर करा सके, ना ही वहाँ पर कोई बेहतर हिकमत अमली बना सके। थोड़ा बहुत ज़िले नाज़िम कमंड जमील के दौर में जो है वो थोड़ा बहुत वहाँ पर काम हुआ, थोड़ा बहुत वहाँ पर लोगों को रिलीफ मिला, लेकिन कुछ अरसे के लिए उसके बाद फिर वही अंधेर नगरी और चौपट राज वहाँ पर जो है वो कायम कर दिया गया। और आज तक कई लोगों के शोर मचाने के बावजूद, एहतजाजी मुजाहरे करने के बावजूद, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स की जानिब से मुख्तलिफ खबरें नशर करने के बावजूद, मैं खुद हैदराबाद न्यूज़ पे इस खबर के बारे में 5वीं या 6ठी मरतबा बात कर रहा हूँ। इससे पहले भी मेरा एक प्रोग्राम हैदराबाद न्यूज़ पे आप देखा करते थे, आवाम का प्रोग्राम, उसके ऊपर भी मैंने इस पर आवाज़ उठाई। इसके अलावा मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ टाइमिंग्स के अंदर मैं इसके ऊपर खबरें भी हमारे हैदराबाद न्यूज़ पर नशर होती रही, लेकिन अब तक ना तो लियाकत कॉलोनी के आवाम को कोई रिलीफ मिला है, ना ही कोई सुख का सांस लेने के लिए कोई ऐसी खबर मिली है। अब आखिर ऐसा क्यों है? क्यों नज़रअंदाज है लियाकत कॉलोनी? क्यों लियाकत कॉलोनी के जो बाशिंदे हैं, जो वहाँ के इलाका मकीन हैं, उनके साथ ये नारवा सलूक किया जा रहा है? इसका जवाब मैं आज तलब करूँगा। मेरे साथ ब्रेक के बाद होंगे MQM पाकिस्तान के MP जो कि आधी लियाकत कॉलोनी उनके अंडर में आती है और आधी लियाकत कॉलोनी दूसरे MP के अंडर में आती है, लेकिन वो MQM पाकिस्तान की जानिब से, दोनों MPs की जानिब से हमें जवाब तलब करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इक़्तिदार के मज़े MQM पाकिस्तान में वहाँ पे लूटे हैं। तो उन्हीं से जवाब तलब करेंगे कि आपके अपने वोटर्स हैं, आपके इलाके हैं, और ख़ास तौर पे MQM पाकिस्तान का जो वतीरा है कि वो उर्दू बोलने वालों की जमात है, तो इस हवाले से भी वहाँ पर उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत है। तो क्यों अपने लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है? क्यों MQM पाकिस्तान इसको जो है वो इस मसले को हल कराने में नाकाम है? ब्रेक के बाद इंशाल्लाह उनसे हम बात करेंगे, उनसे जवाब तलब करेंगे। आप इस प्रोग्राम को एंड तक देखते रहें। राशिद खिलजी की गुफ्तगू ज़रूर आप देखेंगे और मैं आपके लिए आपका नुमाइंदा बन के उनसे ज़रूर सवाल करूँगा। अब इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक छोटा सा पैकेज जो कि लियाकत कॉलोनी के आवाम की मुश्किलात हैं, लियाकत कॉलोनी के आवाम के मसाइल हैं, उनकी ज़ुबानी देखते हैं पैकेज। जनाब वाला बात यह है कि हम पिछले 10 साल से इस रोड की वजह से हमारे इस रोड के कारोबार, रोज़गार बिल्कुल सब ख़त्म हो गए। हमारे ऊपर कम से कम भी नहीं तो 4-4 साल का किराया हमारे ऊपर दुकानों का चढ़ा हुआ है। हम इतने परेशान हैं, हमारे घरों के चूल्हे बंद हो गए सिर्फ इस रोड की वजह से। अब इस रोड के करते धरते क्या करते हैं ये उनका ईमान जाने और वो जाने, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम किसी को ना अच्छा कह रहे हैं ना बुरा कह रहे हैं, लेकिन आवाम का कोई काम नहीं हुआ है। मैं पूरी इंतज़ामिया पे मैं लानत भेजता हूँ, सब पे, पूरी पीपल्स पार्टी क्या और MQM क्या और दूसरी जमातें क्या और तीसरी क्या, मैं सब पे लानत भेज रहा हूँ। हुक्मरान तक मेरी बात पहुँचा दो। हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं, हम तबाह हो गए हैं बिल्कुल, हम भीख मांगने पर मजबूर हो गए। इससे ज़्यादा और हम क्या कर सकते हैं? हुक्मरानों से हमारी दरख्वास्त है, खुदा के वास्ते, खुदारा हमारे इस रोड के ऊपर रहम करो, हमारे हालों पर रहम करो।
अगर कुछ कर सकते हो तो, नहीं तो डूब के मर जाओ कहीं जगह हो तो। ये 15 साल हो गए इसको रोड की हालत में। 15 साल की ये रोड की हालत है। लोगों का कारोबार तबाह हो गए, दुकानें बंद हो गई लोगों की। आए दिन की परेशानी, पानी भर जाता है, रोड टूटा फूटा है, गाड़ियों का, मरीजों का, हर तरीके की परेशानी। कोई परेशान लाइन नहीं है इसका। कचरा वचरा देखो ढेर लगा पड़ा है यहाँ पर। किसी किस्म की कोई ना कौंसल अदाब ना नाजिम, कोई किसी किस्म की कोई नहीं है यहाँ पर इसकी। हम तो यहीं पर रहने वाले हैं कि शुरू से ही 15-20 साल से ये कहानी हुई है यहाँ पर। रोड ही नहीं बना जब से। चेयरमैन साहब तो बैठे हैं अपने ऑफिस में। 7 दफ़ा ये रोड मंजूर हो चुका है और सब खा गए। सलाउद्दीन भाई MP है सब आगे, वो कहते हैं हमारा कोई वास्ता नहीं है, जबकि उनका सब कुछ वास्ता है। फंड भी उनको मिलते हैं और किसको मिलते हैं, हमें तो नहीं मिलते फंड। रोड सारा कारोबार ख़त्म हो गया सबका। 1-1 रुपये का कारोबार से तरस गए। हम नहीं, सब जितने भी दुकानदार हैं एहतजाज भी करते हैं, जो रोड भी बंद किया, कोई सुनवाई नहीं होती। सलाउद्दीन खुद आया कि हमारा वास्ते नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, खा गए माल, सब जेबों में जा रहा है माल। सलाउद्दीन खुद, मैं मुँह पे कह दूँगा, सलाउद्दीन सामने है, मैं आज भी मुँह पे कहना तैयार हूँ, सलाउद्दीन के मुँह पे कह दूँगा मैं। हाँ, डरेगा वो जो हराम खाएगा। ये गंदगी देखो, कचरा दिखाओ कितनी गंदगी हो रही है, कचरा तो उठाने नहीं आते हैं। भाई इस रोड का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। इस रोड ने जितना हम लोगों को परेशान किया ना, कि आवाम को, न यहाँ का कारोबार किसी काम करा, न यहाँ के लोग बेचारे किसी काम के रहे। सवारियाँ, लेडीज़, बच्चे सुबह शिफ्टें लेने के जाते हैं तो सुबह तक पाँव तक पानी भरा हुआ होता है, रिक्शे के व्हील तक डूब जाते हैं। ऐसी कंडीशन में है, ऐसे हालात ख़राब हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। इसके बारे में जितना कहें ना, कोई भी MP हो, MN हो, कोई भी कुछ भी है, कोई भी आके पूछते ही नहीं है। आते हैं यहाँ पे मीटिंग करते हैं, ब्लेड फिरवाया, चले गए। कोई पुरसाने हल नहीं है इस रोड का। इस रोड का तो बेड़ा गर्क होके रह गया है। इसका अल्लाह ही हाफिज़ है। कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इतने बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं, पानी भरा रहता है। कई दफ़ा मोटरसाइकिल पे लेडीज़ गिर गई हैं, यहाँ पे बच्चे गिर जाते हैं स्कूल पर सुबह जाते हुए। हम तो रोज़ाना शिफ्ट में जाते हैं, हम तो रिक्शे वाले हैं ना, हमें तो पता है क्या हाल होता है। सुबह दुनिया सो रही होती है, 8 बजे स्कूल के बच्चों का टाइम होता है, 7:30 बजे। जब देखो बच्चे बेचारे को पैदल जा रहा है, बेचारा गलियों में से जा रहा है, कोई लेडीज जा रहा है, बच्चों गलियों से जा रहे हैं। मेन रोड है, पीछे से रस्तों से जाना पड़ता है, गलियों में से हो गए। बस कोई अल्लाह ही रहम करे। आपके अगर मीडिया के ज़रिए अगर पहुँचती है बात तो वेलकम भाई, कराओ, कोई तो आए, कोई तो देखे इसको। कोई देखने वाला ही नहीं है। पत्नी कितनी सदियाँ सालों गुजर गए इस रोड को, ऐसे कैसे ही है। जी, मेरा शीरमाल हाउस है, खाने पीने का काम है मेरा। अक्सर यहाँ पर पानी भर जाता है, बिल्कुल अक्सर पानी भर जाता है। और सामने इतनी गंदगी, इतनी कूड़ी, आप देख रहे होंगे मेरे सामने पीछे की साइड पे इतनी गंदगी होती है कि इतनी बदबू आती है कि हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा ये बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की कि ये इसको देखा जाए, इस रोड को भी देखा जाए और जो इस कचरे को भी देखा जाए। और ये पानी का फ़िल्टर प्लांट था माशाल्लाह, बहुत अच्छा पानी मिलता था यहाँ पर, इन लोगों ने भी बंद कर दिया। अब इन लोगों ने केबिन लगा दिए पैदागिरी के लिए। अब लिहाजा ये मेहरबानी करें आप लोग कि इसको ज़रा, इस रोड को ज़रा सही किया जाए और हम लोग भी कारोबार करें अपना। कारोबार भी बहुत मुतासर हो रहा हमारा कारोबार भी। अरे MP आता है, बोलता है 6 महीने में बन जाएगा, 8 महीने में बन जाएगा, तकरीर करके चले जाता है। वो तो अक्सर पैसे जो ना यहाँ खा जाते हैं ये लोग। 6 साल से मैं इधर रहता हूँ, ये बना ही नहीं है। बना था, वापसी टूट गया था। मैं नमाज़ पढ़ने आता हूँ, मदरसे आता हूँ, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, वापसी घर जाना पड़ता है। तो ये रोड को बनवाएं, आपकी मेहरबानी होगी। जी नाज़रीन, आपने देखा किस तरह लोग तकलीफ़ का शिकार हैं, किस तरह के अल्फाज वो अदा कर रहे हैं और किस तरह जो है वो नाला नज़र आते हैं हुकूमती एहलकारों से और बाब इख्तियार से और ऐवान बाला की में बैठे हुक्मरानों से, ख़ास तौर पे MQM पाकिस्तान जो कि वहाँ से वोट लेकर जीती है और गुज़िश्ता 30 सालों से वो वहाँ से जीतती आ रही है और कई UC चेयरमैन भी वहाँ पर उनके मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के, वो सबसे ज़्यादा उनसे नाराज़ नज़र आते हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को एंड तक देखते रहें और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जवाब तलब करना चाहें तो आप हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए अपने सवाल ज़रूर भेजें। अब ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मेरे साथ लाइव मौजूद होंगे राशिद खिलजी जो कि MP हैं शहर से और आदि जो है लियाकत कॉलोनी है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है और आदि लियाकत कॉलोनी जो है नासिर हुसैन कुरैशी साहब जो कि MQM पाकिस्तान के ही MP हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं हैदराबाद से। तो राशिद खिलजी MQM पाकिस्तान की जानिब से जवाब देंगे इस बात का कि क्यों इसका मसला हल नहीं हो रहा, लियाकत कॉलोनी के मसाइल कब हल होंगे, उसका क्या मसला है और MQM पाकिस्तान इस पर खामोश क्यों है। ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। अब पहुंचेगी अवाम की आवाज ऐवानों से लेकर पूरी दुनिया तक।
अब अवाम बोलेगी हैदराबाद न्यूज के साथ हैदराबाद शहर का अपना वेब न्यूज चैनल। रहिए सिंध भर की और खुसूसन हैदराबाद शहर की मुस्तनद खबरों से बाखबर। हम करेंगे हैदराबाद शहर के मसाइल को उजागर। हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को हैदराबाद की एक बेहतर तस्वीर। खबरें, तबसरे, प्रोग्राम्स और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं तो अभी फेसबुक पर जाइए और हमारा पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हैदराबाद न्यूज, अवाम का तर्जुमान। जैसा कि ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे लियाकत कॉलोनी के आवाम के मसाइल की और मैं आवाज़ उठा रहा था और मैंने आपको पैकेज भी दिखाया और उसमें मैंने गुफ्तगू भी की। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है हैदराबाद न्यूज़ आवाम का तर्जुमान है और जब जब हैदराबाद शहर के आवाम को तकलीफ होगी मैं हैदराबाद शहर की आवाम की आवाज़ बन के ज़रूर शोर मचाऊँगा और आवाज़ भी उठाऊँगा। आज भी हमने जवाब तलब करने के लिए रब्ता किया और हमारे साथ लियाकत कॉलोनी के मसाइल पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राशिद खिलजी साहब, जो कि मेंबर सूबाई असम्बली हैं MQM पाकिस्तान के, और आदि लियाकत कॉलोनी उनके इलाके में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है, और आदि लियाकत कॉलोनी सैयद जनाब नासिर हुसैन कुरैशी साहब के अंडर में आती है और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है। तो ये दो हिस्सों में MP है, लेकिन ये दोनों एक ही जमात के MP हैं। तो लिहाजा जवाब तलब करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राशिद खिलजी साहब। आज मैं उनसे सवाल करूँगा कि आया क्यों वो जो है वो इस बात पर इस लियाकत कॉलोनी के जो मसाइल हैं उनको हल करवाने में नाकाम है। आखिर क्यों वो खुद उसको हल नहीं कर पा रहे और उसको जो है वो ऐवान बाला तक क्यों नहीं पहुँचा पा रहे। जी, वेलकम करता हूँ मैं राशिद खिलजी साहब को, बहुत बहुत शुक्रिया जवाब दे कौन को वक्त देने के लिए। सर, मेरा आपसे सवाल ये है, लियाकत कॉलोनी का मसला क्या है? ये इतना गुंजानाबाद इलाका है, एक बहुत बड़ी सनती यहाँ पर जोन भी मौजूद है, छोटी बड़ी फैक्ट्रीज मौजूद हैं, कारखाने मौजूद हैं और यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग आबाद हैं, इंसान आबाद हैं और जीते जागते इंसान आबाद हैं और ज़्यादातर उर्दू बोलने वाले हैं और तमाम आपके वोटर्स हैं। क्या वजह है कि लियाकत कॉलोनी नज़रअंदाज है, तबाह हाल है, बावजूद इसके कि आपके अपने वोटर्स हैं और 30 साल से MQM इस इलाके से, पूरी लियाकत कॉलोनी से मुसलसल जीतती हुई आई है, चाहे वफाक के इलेक्शन हो या वफाकी या सूबाई इलेक्शन हो, चाहे बल्दियात के इलेक्शन हो या UC चेयरमैन के हालिया कमिश्नरी निज़ाम के जो बल्दियाती निज़ाम है उसके इलेक्शन हो, मतलब हर हाल में कोई भी इलेक्शन हो MQM पाकिस्तान वहाँ से लाजमी जीतती है और वहाँ के अवाम आपको वोट देते हैं। लेकिन वहाँ के जो अवाम लियाकत कॉलोनी की, उनका कहना यह है कि MQM पाकिस्तान के MP MNA सिर्फ वोट लेने आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं और अब सिर्फ वो फोटो सेशन के लिए आते हैं और उनके मसले हल नहीं हो रहे। उनको MQM पाकिस्तान के MP MNA या अवामी नुमाइंदों की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों सर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया उदैर, आज जो आपने ये अहम मसला उठाया है, मैं समझता हूँ ये मसला पिछले, क्योंकि ये लियाकत कॉलोनी पहले मेरे हल्का इंतखाब में नहीं थी, पहले PS 46 नहीं, ये PS 45 का हिस्सा थी। उस वक्त भी हमने ये कोशिश की कि लियाकत कॉलोनी के इन देरीना मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करें। हरचंद MQM जिस वक्त हम MP बने तो कुछ अरसे के लिए सरकारी बेंचों का हिस्सा बनी और फिर पीपल्स पार्टी की जो रिवायती शातराना चालें हैं उनको समझते हुए हम हुकूमत से बाहर आ गए। लेकिन पिछले 7 वर्ष के हम इस टेन्योर की बात करें तो हमने मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर ये स्कीमें दी और बिलखुसूस लियाकत कॉलोनी का जो मेन रोड है और वहाँ जो सेवरेज और वाटर सप्लाई से रिलेटेड इशूज़ हैं, वहाँ असल में मल्टीपल इशूज़ हैं। एक तो जो लियाकत कॉलोनी की ओरिजिनल प्लानिंग थी, ओरिजिनल डिज़ाइन था, उससे उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में इनहराफ हुआ, बहुत सारी गलियाँ उन्होंने कंजस्टेड कर दी। लेकिन जो मेन आर्टरी है जिससे शहर के अंदर बिलखुसूस जो मार्केट का इलाका है उस तक आने के लिए ट्रक उस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं, वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी बहुत हैं, बहुत सारे फ्लोर मिल्स हैं, दाल मिलें हैं। उसके साथ साथ उस रोड को हम एक मेन ऐसी मसरूफ़ शारा कह सकते हैं कि जो मुस्तकबिल में बनने वाली सब्ज़ी मंडी जहाँ शिफ्ट होने जा रही है उसके लिए भी शहरियों के लिए जाने के लिए सबसे ईजीएस्ट वे होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पिछले 7 सालों में हमने जितनी कोशिश की सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उसमें हमें कोई ताउन नहीं मिला। अलबत्ता कुछ अर्से पेशतर जब ये सत्तार ईदी रोड के ऊपर काम शुरू हुआ, यहाँ एक वाटर सप्लाई वाटर सेवरेज सिस्टम और वाटर सप्लाई की लाइनों की तब्दीली के हवाले से काम शुरू हुआ और ब्लेस डलना शुरू हुए और पानी की लाइनें अभी भी वो काम जारी है, कोरोना की बिना पे रुक गया था। तो उस वक्त हमारी उनके PD से बात हुई, वज़ीर बल्दियात और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से बात हुई, तो उसके अंदर ये बात हमने उनसे इंश्योर कराई थी कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर लियाकत कॉलोनी की मेन रोड को ज़रूर शामिल करेंगे। बाकी रही UC की बात, तो मैं समझता हूँ UC की जो लियाकत कॉलोनी की UCs हैं, बिलखुसूस मेरे हल्के इंतखाब में जो
3 यूसीज आती हैं और बाकी चूँकि हमारे दूसरे जो MPS PS 67 के उस हल्के में लगती हैं, लेकिन वहाँ के बिजली के मसाइल हों, गैस के मसाइल हों, वहाँ तकरीबन कमोबेश मोर देन 70 to 80% तमाम गलियाँ पुख्ता हो चुकी हैं इन तमाम यूसीज में। उसके अंदर मेरे हैदराबाद ने भी काम कराया, यूसी चेयरमैन के पास जो वसाइल थे उनसे भी काम कराया, और अब से कुछ दिनों पहले जो अरकान कौमी असम्बली की तजवीज़ करदा स्कीमों पर वफाकी हुकूमत के फ़ंड से काम शुरू हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अगला महीना होगा जून का, इसके आखिर तक इन तमाम यूसीज के अंदर जो पानी के मसाइल कुछ रहेंगे, क्योंकि वो काम अभी रुक गया है, वो एक बड़ा काम था। तो वो जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि शहरियों को तसल्ली मिलेगी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ का एक मसला है, उसके लिए हमने कोशिश की थी कि एक नया फीडर वहाँ आ जाए, क्योंकि वो ओवरलोड फीडर होने की बिना पे आए दिन वो इलाका ट्रिप होता रहता है। गरीब लोग हैं, वहाँ कुछ और इशूज़ भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सरदस्त हमारे सामने वहाँ की हमने प्रायोरिटी सेट की, उसमें लोगों को पीने का साफ़ पानी के हवाले से स्कीमें सिंध गवर्नमेंट से अप्रूव कराना, उसके साथ साथ इलाके की तमाम गलियों को पुख्ता करा देना, और ऐसा सॉलिड वेस्ट सिस्टम, क्योंकि ये सबको पता है कि जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम है वो इख्तियारात के हवाले से इतना फ़ालियत के साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि छोटे छोटे मसाइल के हल के लिए मेरे हैदराबाद को ज़रूरत होती है कि वो सिंध गवर्नमेंट के सेक्रेटरी से या मिनिस्टर से परमिशन लें। उसके बगैर वो कोई काम नहीं कर सकते, ना अपनी गाड़ियाँ सही करा सकते हैं, ना वो इजाफी स्टाफ रख सकते हैं कि जिसके ज़रिए सेहत और सफाई की सूरत हाल को बेहतरी लाया जा सके। वहाँ जो सबसे बड़ा मसला वहाँ के लोगों को इस पूरे अरसे में रहा, बिलखुसूस लियाकत कॉलोनी का मेन रोड पानी में डूबा रहा कई दिन, उसके अंदर बहुत बड़ी वजह वासा की वो लाइनों की लीकेज है, जिसके ऊपर हमने कोशिश की, लेकिन उसके आड़े उस वक्त की डिप्टी कमिश्नर साहिबा आ गई और उन्होंने वो काम रुकवा दिया। अगर वो काम वासा को वो करने देती, उनके ख़िलाफ़ वो एक्शन नहीं लेती, उनके लोगों के ख़िलाफ़ FIR की धमकी नहीं देती, लेटर नहीं लिखती, जिसकी कंप्लेन हमने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भी की, वज़ीर बल्दियात को भी की, और उसके साथ साथ हमने इस पूरे मामले की शिकायत कमिश्नर हैदराबाद को भी की कि भाई ये आपकी अफसर चीज़ों को ख़राब कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तमाम तर सूरत हाल में MQM हत्तुल मक़दूर कोशिश कर रही है कि वो आवाम के काम आए, क्योंकि ये इलाका हमेशा से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वोटर सपोर्टर्स के रहा है, और यहाँ से हमेशा MQM भारी सिरे से जीते। सर, माजरत के साथ ये एक बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है कि जब मैं ऑल ओवर सिंध की भी बात करूँगा, मैं हैदराबाद शहर की भी बात करूँगा, कि जब भी जो है वो आप लोगों से सवाल किया जाता है मसाइल के हवाले से, तो MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा हैदराबाद शहर में इक़्तिदार में रही है। कुछ इलाकों पर हैदराबाद में MQM पाकिस्तान का इक़्तिदार रहा है और हमेशा, और कुछ इलाकों में जो है वो पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई है। जब MQM पाकिस्तान से सवाल किया जाए तो वो जो है वो बजाय जवाब देने के पीपल्स पार्टी के ऊपर मलबा डाल देते हैं कि जी उनकी सिंध में हुकूमत है, ये मसला है, और वो अपने इलाके देखें, उन्होंने तो कासमाबाद में कुछ नहीं करा, लतीफ़ाबाद देखें, हमारी मॉडल यूसी है, इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं जाके पीपल्स पार्टी वालों से, उनसे सवाल करते हैं, तो वो आपके ऊपर सारा मलबा डाल देते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सर, इस सारी रशाकशी के अंदर आवाम पिस रही है, आवाम तकलीफ़ में, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने उज़ैर। मैं ये समझता हूँ कि इस रास्ता कशी में आवाम पिस रही है, लेकिन मैं बहुत प्यारी सी बात कहूँगा। असूलन तो मुझे ये बात इखलाकी तौर पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे दोस्त कुलीग इस टाइम इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं है। साहब का वज़ीर बल्दियात जो PS 47 से MPA थे, जाम खान छोरो, बिल्कुल हमारे दोस्तों की तरह हैं, हमारे भाई हैं, वो उनका एक हल्का, उनकी 2 यूसियाँ इस टाइम मेरे हल्के में शामिल हुई हैं इस नई हल्का बंदियों के बाद, UC1 और UC2। तो UC2 जो घमनाबाद का एरिया है और UC1 जो गरीबाबाद का एरिया है, उसके अंदर जाम खान शोरो जो वज़ीर बल्दियात रहे, जो कासमाबाद से ताल्लुक़ रखते थे, और जिनका हल्का इंतखाब में लतीफ़ाबाद 4 नंबर, हुसैनाबाद 3 नंबर, पूरा कासमाबाद और उसके साथ साथ गरीबाबाद और ये कुछ इलाका घमनाबाद का शामिल था UC2 का। मैं जब वहाँ MPA बन के, बल्कि इलेक्शन कैंपेन में भी गया विज़िट करने, और मैंने वहाँ जाके ख़ुद देखा उस इलाके में पानी की एक लाइन नहीं डली। वहाँ जो अब तक उस इलाके के अंदर, मादी के अंदर जो रास्ते बने थे, वहाँ की गलियाँ पुख्ता हुई थी, वो रिज़र्व सीट पे मौजूद MQM की हकपरस्त नुमाइंदा
जो थी उनके फंड से हुई थी, उनकी तजवीज़ करदा स्कीमों पे हुई थी। जाम खान शोरों ने तो कोई काम नहीं कराया। हैदराबाद की तो मैं बात क्या करूं, कासमाबाद में भी आप जाएंगे तो बहुत सारे इलाकों में सेवरेज वाटर सप्लाई के मसाइल आज भी मौजूद हैं। तो इन चीज़ों को मैं समझता हूं कि सियासी एतबार से हमें समझने की ज़रूरत है कि ये सियासी मसला नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। क्योंकि पिछले 5 सालों में हमसे तो एक दफ़ा भी सिंध गवर्नमेंट के अफसरान ने स्कीमें नहीं ली। जो स्कीमें हमने जमा कराई वो बजट बुक के तैयारी में तो शामिल रही, लेकिन जब बजट बुक बन के आई तो उसमें से कुछ स्कीमें उनमें रिफ्लेक्ट की गई जिनको भी नॉट अप्रूव दिखाया गया, अप्रूव स्कीमें नहीं थी। तो ये इस बात का बैंड सबूत है कि एमक्यूएम इल्ज़ाम तलाशी नहीं कर रही। तो भाई लाड़काना में तो एमक्यूएम नहीं है। हमारे तो एक हकपरस्त रुकने सूबाई असम्बली ने अपनी बजट तकरीर के अंदर ये दावा किया था कि पीपल्स पार्टी पूरे सिंध में कोई एक मॉडल यूसी दिखा दे कि जहाँ लोगों को पीने का साफ पानी मिलता हो, जहाँ सेहत की सहूलियात हो, जहाँ के स्कूल में बच्चों को तालीम दी जाती हो, भैंसें नहीं पढ़ती हो वहाँ। हमने तो यहाँ तक उन्हें ऑफ़र की कोई एक यूसी दिखा दे, हम मान लेंगे कि उनकी गवर्नेंस अच्छी है। आज भी सिंध के उन इलाकों में पिछले 6-7 साल में हैदराबाद के साथ जो जुल्म किया है पीपल्स पार्टी ने, कराची के साथ जुल्म किया है, मिर्तुखाक के साथ जुल्म किया है, उसकी अगर हम तारीख बताएं, हैदराबाद शहर 50 अरब रुपये से ज़्यादा का फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को टैक्सों की मदद अदा करता है। उसके बदले में सिंध गवर्नमेंट जो स्कीम दे रही थी 1 अरब रुपये सालाना बजट के अंदर रख रही थी, और वो सारी स्कीमें कासमाबाद के अंदर जो खर्च हो रही थी वो उन स्कीमों में जो हमने देखा कि अगर उन स्कीमों से कासमाबाद में रहने वाले हमारे भाइयों को कुछ आसानियाँ मैसर आ जाती तो हम समझते हैं कि चलें भाई हैदराबाद में बसने वालों का फ़ायदा हो गया, हैदराबाद में रहने वालों को कुछ सहूलियात मैसर आ गई। लेकिन बदकिस्मती कासमाबाद के अंदर आज भी लोग पानी जो है ना नलकों में नहीं आता, उन्हें भरने के लिए जाना पड़ता है। आज भी आप न्यू फ़िल्टर प्लांट और ओल्ड फ़िल्टर प्लांट की तरफ चले हैं, वहाँ बहुत सारे इलाकों में पानी नहीं आता, उसके लिए लोग पानी भरने के लिए रोडों पे खड़े होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये इल्ज़ामात की सियासत नहीं है। इस शहर हैदराबाद के अंदर हमें पिछले 5 साल से उन्होंने कोई स्कीम नहीं दी। बजट के अंदर जो स्कीमें हैदराबाद के वाले से कुछ रिफ्लेक्ट होती हैं वो पीपल्स पार्टी के अनइलेक्टेड पर्सन देते हैं और वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इस शहर की पीपल्स पार्टी वैसे तो जमहूरियत की बात करती है, लेकिन जमहूरियत से उसका दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं है। जमहूरियत के नाम पर बदतरीन आमरीत पीपल्स पार्टी कर रही है। सर एक सवाल और मैं करूँगा, आप मुझे इस बात का जवाब दें कि आप कह रहे हैं कि यूसीज़ में जो है वो काम हो रहा है। आमके पाकिस्तान के चेयरमैन ने लियाकत कॉलोनी की बहुत सारी यूसी जो कुछ यूसीज़ है उसमें पक्की गलियां बनवा दी हैं और भी जो है वो आपने काम करवाए। बिजली के लिए तो खैर मैंने देखा है नासिर कुरैशी साहब और आप एक्टिव रहते हैं, बिजली के जो ट्रांसफार्मर्स वगैरह का मसला उसमें अक्सर जगहों पर आपका जो है वो अमल दखल नज़र आता है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि आप उस पर फिर भी काम करते हैं, आप लोग मेहनत भी करते हैं और आवाम में मौजूद होते हैं। नो डाउट दीगर जमातों के मुकाबले में आपकी जमात के लोग आवाम में मौजूद होते हैं और एक आम लोगों की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन सारी सर बात यह है कि अभी आपने देखा इस प्रोग्राम में कबल आपसे मैंने एक पैकेज चलाया, उसमें आपने आवाम की गुफ्तगू सुनी होगी और किस तरह नाला नज़र आते हैं आप लोगों से। और उनका कहना यही है कि जो है वो ज़्यादातर कुछ आवाम जो स्क्रीन पे बात नहीं करे उनका कहना ये है कि जी एमक्यूएम के MP मैंने राशिद खिलजी बक़ायदा आप लोगों के नाम लेके सलाउद्दीन और नासिर साहब जो है वो आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और चले जाते हैं और कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो क्यों जब आपने काम करवाएं तो लोग आपसे नाराज़ क्यों हैं? देखिए भाई, आवाम हमारे हैं, अगर उन्हें कुछ शिकायतें हैं तो बिल्कुल हम उनकी शिकायतों का भी अदाला करेंगे, लेकिन कम से कम मैं इस बात की ज़रूर इस्लाह कर दूं कि हम फ़ोटो खिंचवाने नहीं जाते। जब भी जाते हैं उनके मसाइल के हल के लिए जाते हैं। अगर हम वहाँ के मसाइल हल नहीं करा रहे होते तो वहाँ पानी के बिजली के जो मसाइल हल हुए वो कोई और हल नहीं कराता, वो MKM ही जाके हल कराती है। हाँ, लोगों को शिकायतें ये हो सकती हैं कि ये बहुत मुश्किल है कि एक एक आदमी से ख़ुद मिला जाए। अलबत्ता हम जहाँ जाते हैं जो लोग होते हैं उनसे मिलते हैं, उनसे मामलात भी पूछते हैं। बीच के अंदर जब मेन रोड पे पानी भरा था, मैं मुसलसल कई घंटे वहाँ बैठा रहा और मुसलसल 2-3 दिन जाता रहा। वासा के अफसरान को भी लेके गया। उसके बाद जो हैदराबाद डेवलपमेंट पैकेज चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके PD को भी मैंने विज़िट कराया वासा के अफसरान के साथ, प्रोजेक्ट इंजीनियर के साथ। मकसद सिर्फ ये था कि हम इस मसले को हल करना चाहते हैं। आवाम अगर ये समझती है कि हम उनमें से बहुत सारे लोगों से नहीं मिल पाते तो हम कोशिश करेंगे कि अपने मिलने के दायरे कार को ज़रूर बढ़ाएं ताकि उनकी शिकायत का अदाला हो सके। सर ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, लियाकत कॉलोनी जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं,
तो जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही बताया था कि लियाकत कॉलोनी बहुत अहम इलाका है, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग आबाद हैं, सनतें मौजूद हैं, छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ कारखाने मौजूद हैं और ये एक बड़ा रुझान आबाद जो है सर इलाका है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जब यहाँ पर जो है वो आप भी इससे बाखूबी वाकिफ़ होंगे कि किस तरह जो है आप क्या समझते हैं कि आखिर इस मसले का हल क्या है, क्यों लियाकत कॉलोनी नज़रअंदाज है, क्यों जो है उस पर काम नहीं हो रहा, ऐसे अहम इलाके को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है वो भी इतने सालों से? फिर इस मसले का मुस्तकिल हल आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 140A के तहत बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम है, जिसके अंदर इस वक्त अगर हम बात करें कि अगर हैदराबाद बल्दिया के कचरा उठाने का इंतज़ाम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को दे दें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं CM सिंध, यानी कि शहर से कचरा उठाने की जिम्मेदारी बनती है वज़ीर आला सिंध की। शहर के अंदर वाटर सप्लाई और सेवरेज के इशूज़ होते हैं तो उसके जो HD की गवर्निंग बॉडी है उसके चेयरमैन हैं वज़ीर बल्दिया नासिर हुसैन शाह साहब। उस HD की गवर्निंग बॉडी के अंदर मेरे हैदराबाद भी नुमाइंदे नहीं है, हैदराबाद का कोई MPA MNA उसका नुमाइंदा नहीं है। तो ये जिस मुल्क के अंदर हो रहा होगा तो वहाँ किस तरह इंसाफ होगा। आज सिंध गवर्नमेंट चीखती है कि 18वीं तरमीम ख़त्म की जा रही है, आज सिंध गवर्नमेंट चीखती है कि जनाब हमारे साथ बड़ा जुल्म किया जा रहा है, वफाक हमें वसाइल नहीं दे रहा। तो उससे ही मिलती जुलती आवाज़ हम उठा रहे हैं कि यहाँ की नुमाइंदगी शहर के लोगों को दी जाए, यहाँ के फ़ैसले करने का इख्तियार यहाँ के लोगों को दिया जाए। हैदराबाद के मुंतखब नुमाइंदे जो स्कीमें प्रपोज़ करते हैं उन्हें बजट बुक का हिस्सा ना सिर्फ बनाया जाए बल्कि उनके ऊपर काम भी कराया जाए। ठेकेदारों की फरमाइश के ऊपर बजट बुक के अंदर स्कीमें नहीं आनी चाहिए, जो अब तक पिछले 7 बजट में देख चुका हूँ। 7 बजट में मैंने बजट बुक को जब स्टडी किया है उसके अंदर मोर देन 95% स्कीमें वो होती हैं जो ठेकेदार के इंटरेस्ट को रख के बनाई जाती हैं। तो जब इस तरह का आप कॉन्सेप्ट रखेंगे तो शहर तरक्की नहीं करते। 1500 अरब रुपए मिलने के बावजूद सिंध तरक्की नहीं कर पाया, सिर्फ इसीलिए नहीं कर पाया कि जो डेवलपमेंट सेक्टर का बजट था इन्होंने खर्च करने के लिए टेंडर तो किए लेकिन वो काम कागज़ों में हुआ। ऐसी बहुत सारी स्कीमों की हमने निशानदेही फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी की है और हम इस ग्राउंड के ऊपर इस वक्त भी कर सकते हैं। इस शहर हैदराबाद के अंदर जो स्कीम है साबका ज़िला नाज़िम कंवर नवेद जमील भाई के दौर में शुरू हुई थी, वो आज भी इनकम्प्लीट पड़ी हैं, सिर्फ इसलिए कि उन पर टैग MQM का। MQM तासुब नहीं करती, पीपल्स पार्टी करती है। उसका बैन सबूत हाला नाके पे मौजूद बेनज़ीर भुट्टो शहीद फ्लाईओवर है। क्यों पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने उस पर पिछले 10 साल से पैसे खर्च नहीं किए? सिर्फ इसलिए कि MQM ने उसका इनॉग्रेशन किया था। MQM ने जो काम जो स्कीमें दी थी वाटर फिल्टर प्लांट की अपग्रेडेशन की, पानी की लाइनों की, उनमें से बहुत सारे कामों को कोई 83%, कोई 70% काम कंप्लीट है, आगे नहीं करते, उस पर फंड रिलीज़ नहीं करते। सिर्फ इसलिए कि अगर वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो शहरियों को सहूलियात मिलेगी जो पीपल्स पार्टी किसी सूरत में नहीं चाहती। अच्छा सर, एक और अहम सवाल करूँगा, तब्दीली सरकार के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। अब तो पाकिस्तान में तब्दीली आ चुकी है, नया पाकिस्तान बन गया है, तो आप क्या समझते हैं कि उस सूरत हाल में वहाँ आपने कौमी असम्बली में और दीगर इशूज़ पे PTI के हवाले से आपने आवाज़ उठाई हैदराबाद शहर की और आपने उनको बताया यहाँ के मसाइल का कि किस तरह सिंध हुकूमत ने यहाँ पर जो है इलाकों को नज़रअंदाज कर रखा है, तो कोई खुशखबरी है, कोई बेहतर खबर है आपके पास इस हवाले से? ये हमने बिल्कुल खुशखबरी है, वफाकी हुकूमत के सामने भी हमने रखा है और इस बात में मैं कहने में कोई आड़ नहीं रखता कि MQM ने बिला किस्सा बग़ैर किसी लाग लपेट के अपने तमाम मसाइल उनके सामने रखे। उसके बाद हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली ने तजवीज़ की कुछ स्कीमें और हैदराबाद के मुख्तलिफ़ हिस्सों में काम शुरू हो चुका है और ये काम का सिलसिला चलता रहेगा और अगले साल भी इंशाअल्लाह ताला इसका सिलसिला रहेगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हवाले से भी कुछ दिनों पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बात हुई थी, उस पर वहाँ तरक्याती काम चल रहा है जो कोहसार के अंदर यूनिवर्सिटी है। उसके साथ साथ हैदराबाद की स्कीमें कुछ वफाकी जो बजट है उसमें भी रिफ्लेक्ट कराने की हम कोशिश हमारे MNS ने की है, वो स्कीमें दी हैं। और इस हवाले से जब हमने इत्तेहाद किया था PTI से तो उस वक्त हमने हैदराबाद के हवाले से 2 प्रपोजल बना के गवर्नर ने सिंध को आज से कमोबेश 1 साल पहले माह रमज़ान, चूँकि अभी नया अब कुछ दिनों पहले ही गुजरा है, तो माह रमज़ान में जाके गवर्नर हाउस में हम दे के आए थे। उसमें
दो किस्म के प्रोजेक्ट थे। एक शॉर्ट टर्म स्कीमें थी जिसके ज़रिए हम शहर के अंदर जो सूरत हाल ख़राब है उससे कुछ बेहतर कर सकें, और दूसरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी कि जिसके तहत शहर के अंदर पूरे शहर हैदराबाद की बात की थी हमने। उसके अंदर सिर्फ हैदराबाद सिटी और लतीफ़ाबाद की बात नहीं की थी, उसमें हमने कासमाबाद और इवन जो हैदराबाद दही का तालका है उसके लिए भी हमने वाटर सप्लाई की लाइनें, वाटर सप्लाई प्रपोजल दिए थे कि वहाँ के लोगों को पीने का साफ़ पानी मिले। हमारी पहली तरजीह लोगों को पीने का साफ़ पानी, उसके बाद हमारी तरजीह सेहत और सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मशीनरी थी, जिसके लिए हमने वफाकी हुकूमत को एक प्रपोज़ किया था कि हमें फायर ब्रिगेड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से मशीनरी दी है ताकि शहर के अंदर लोगों को सेहत और सफाई होती हुई नज़र आए। शहर को पिछले 6-7 साल से फ़ंड नहीं मिले, उस फ़ंड के लिए हमने वफाकी हुकूमत से इस्तदा की थी कि आप 5 साल तक मुसलसल 5 अरब रुपए की स्कीमें हैदराबाद शहर के लिए रखें ताकि हैदराबाद और लतीफ़ाबाद के अंदर इस फ़ंड से जो काम होगा उससे कम से कम यहाँ के रोड रास्ते अच्छे हो सकेंगे, यहाँ के लोगों को जो म्यार ज़िंदगी है वो बेहतर होगा, यहाँ के लोगों को सहूलियात मिलेंगी, तो यहाँ के लोगों को वो जो मसाइल वो तकलीफ़ जो इस वक्त वो फेस कर रहे हैं उससे अदाला होगा, उस ज़हनी अजियत से निजात मिलेगी जिसका हम सब शिकार हैं। सर, लियाकत कॉलोनी के अवाम अपनी शिकायत किसको जाके सुनाएं, वो अपना मसला अपना दुखड़ा किसको जाके रोएं, उनके लिए कोई ऐसा पैगाम दें कि उन्हें सुकून मिले? नहीं, लियाकत कॉलोनी में बसने वाले तमाम हमारे भाई बहनों को मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि वफाकी सतह के ऊपर जो हमने आवाज़ उठाई है उससे उम्मीद हो चली है कि वफाकी हुकूमत से आने वाले फ़ंड से उनके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। उसके अलावा हमने पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ऊपर भी इखलाकी तौर के ऊपर ये दबाव रखा हुआ है और हमें उम्मीद है कि इस आने वाले बजट में हैदराबाद के लिए हम कुछ स्कीमें ज़रूर लाने में कामयाब हो जाएंगे, जिसके अंदर सर-ए-फ़हरिस्त हमने लियाकत कॉलोनी के उस मेन रोड को रखा है कि जिससे गुजरते हुए सब लोगों को तकलीफ़ होती है, मरीज़ हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते, बच्चों को स्कूल जाने में ताख़िर होती है, बहुत सारी माएँ बहनें वहाँ गिर जाती हैं, ज़ख्मी हो जाती हैं। उन सब से हम माज़रत भी करते हैं और ये यकीन दिलाते हैं कि न सिर्फ उनके इन मसाइल को हम उठा रहे हैं बल्कि इन मसाइल को हम बहुत जल्द हल भी करा देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद खिलजी साहब जवाब देखो हमको वक्त देने के लिए, और मैं उम्मीद करूँगा कि अल्लाह करे कि आपकी जो बातें हैं और जो आपने कहानियाँ हमें सुनाई हैं अल्लाह करे कि वो जो है वो उन पर अमल दरामद हो और वो जो है वो आवाम को जो है वो लियाकत कॉलोनी की कोई सुकून का सुख का सांस लेने का मौका मिले। नाज़रीन, आपने देखा गुफ्तगू जारी थी, राशिद खिलजी साहब आपके जो सवालात हैं उनका जवाब दे रहे थे और मैंने कोशिश की जो आपके सवालात थे वो मैं इस प्लेटफॉर्म से आपके ज़रिए मैं आपका नुमाइंदा बन के उनसे सवाल कर सकूँ। काफ़ी हद तक उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब भी दिए और बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी नहीं पता चली कि उन्होंने बताया कि लियाकत कॉलोनी के हवाले से उन्होंने वफाकी हुकूमत को जो है वो आगाह किया और बहुत जल्द जो है वो जो अगला बजट है उसके अंदर वो उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है लियाकत कॉलोनी के लिए कोई पैकेज अनाउंस किया जाएगा। अब मसला सारा रुकावट बीच में सिंध हुकूमत है, तो सिंध हुकूमत भी जो है वो उसको भी चाहिए कि मैं उनसे भी अपील करूँगा कि ये जो है वो आपके भी बाशिंदे हैं, सिंध के शहरी हैं, लियाकत कॉलोनी में जो लोग रहते हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान के वोटर अगर हैं, अगर उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान को जितवाया तो उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि वो सिंध के बाशिंदे नहीं हैं, वो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। तो खुदारा सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत पर दोनों से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा जो हैदराबाद शहर के अहम इलाके हैं जहाँ जहाँ मसाइल ज़्यादा हैं, जो बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, उन इलाकों पर नज़र करम किया जाए, उनको भी जो है वो ठीक किया जाए। अगर बहुत हाई फाई पैकेजेस आप नहीं दे सकते तो कम से कम उनको छोटे छोटे बजट्स के ज़रिए, छोटे छोटे कामों के ज़रिए उनको कम से कम उनके इलाकों की रोडों की मुरम्मत करवा दी जाए। अगर नया रोड नहीं बन सकता तो मुरम्मत करवाई जाए। कचरा साफ़ करने के लिए तो बल्दी आला हैदराबाद की जिम्मेदारी है, वो तो पता नहीं कहाँ गायब है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मेयर हैदराबाद से भी हम जवाब तलब करेंगे इस कचरे का, इस गंद का और इस कूड़े का जो पूरे हैदराबाद में फैला हुआ है, क्योंकि मेयर हैदराबाद का कहना यह है क्योंकि उनके पास जो इख्तियार है वो सिर्फ कचरा उठाने का है। तो लिहाजा नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा होगा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और मैं आपसे जो है यही दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे और लोग इस बात को समझ सकें कि इस तरह हैदराबाद न्यूज़ आवाम की आवाज़ बना हुआ है और आवाम की आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहा है। जबकि यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है उसको भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि तमाम हमारी जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आपको मिल सकें। नाज़रीन, एक बार फिर आज के प्रोग्राम में एक और 2 अहम इशूज़ को मैंने उठाया। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट्स के ज़रिए इस प्रोग्राम के बारे में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और इंशाल्लाह अगर हमारी कोई कोताही कोई गलती हो तो उससे मैं माज़रत भी चाहूँगा और आप अपने कमेंट्स के ज़रिए हमारी इस्लाह भी कर सकते हैं। और अगर आपको जो है वो कोई ऐसी नई चीज़ आप इसमें देखना चाहते हैं, अगर आप कोई तब्दीली चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कुछ और मज़ीद बेहतर चीज़ें मिलें, तो भी आप हमें अपनी सजेशंस अपने कमेंट्स के ज़रिए करें। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर करें। नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते मुलाकात होगी किसी नए मसले के साथ, किसी नए इशू के साथ। अपने मेज़बान उज़ैर खानज़ई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।